हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड आई टीच यू क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज़। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग ऑफ क्लास 12th। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम जो सब टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। इट इज़ गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, लेट्स ऑल स्टार्ट दिस टॉपिक, बट बिफोर दैट वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन from kindergarten to class 12th on this channel, that is the English medium channel for CBSE board। यहाँ पर हम KG से लेके क्लास 12 तक की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा स्टूडेंट्स वी हैव अ सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल ऑल्सो। यस, ये उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं एंड दे आर स्टडिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th। सो अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं अपनी पहचान में, सो उन्हें ज़रूर बताइएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जहाँ हम 6 से 12 तक फॉर फॉलोइंग बोर्ड्स तैयारी करवाते हैं, दैट इज़ दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड बिहार बोर्ड। सो स्टूडेंट्स उन्हें ज़रूर बताइएगा। हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इसके अलावा हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करें आज का वंडरफुल सेशन, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टाफिंग प्रोसेस बिगिन होता है एक फ्लो चार्ट से। सो सबसे पहले तो आपको एक फ्लो चार्ट बनानी है। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये अपना फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सेकेंड रिक्रूटमेंट, ठीक है, थर्ड सिलेक्शन, फोर्थ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन एंड फिफ्थ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो इस फ्लो चार्ट को बनाइए, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको इस फ्लो चार्ट को लर्न करने का एक निमोनिक भी दूंगी। सो यस, इसको हम अच्छे से याद करेंगे, बट पहले इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ करो। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इसको लर्न कैसे करना है? सो आई एम गिविंग यू अ लाइन, प्लीज राइट दिस। ईच रोल suits perfectly on talented developers. Each role suits perfectly on talented developers। ये लाइन है जिससे हम प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के बुलेट पॉइंट्स को लर्न करेंगे। ठीक है, सो ईच का जो ई है दैट वुड बी एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, है ना। ईच का जो ई है, ईच से जो ई आया है, इससे हम क्या लर्न करेंगे? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फिर आर फॉर जो रोल है, रोल मतलब रिक्रूटमेंट, फिर एस फॉर सूट्स का एस जो है दैट वुड बी यूज्ड फॉर सिलेक्शन। परफेक्टली, परफेक्टली से आएगा प्लेसमेंट एंड ऑन बोर्डिंग से आएगा, ऑन से आएगा ओरिएंटेशन। ठीक है, फिर टैलेंटेड डेवलपर्स से आएगा टी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपर्स से आएगा डेवलपमेंट। ठीक है, सो ईच रोल सूट्स परफेक्टली ऑन टैलेंटेड डेवलपर्स, यानी एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्लियर? अच्छे से याद हो जाएगा सारे स्टूडेंट्स को। तो ये है निमोनिक जो आपको लर्न करना है। निमोनिक अपन को हेल्प करते हैं बड़े बड़े प्रोसेसेस को शॉर्ट में लर्न करने के लिए, एंड आई एम द एक्सपर्ट फॉर दैट। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द निमोनिक्स अच्छे से, जिसको आप लर्न करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। स्टाफिंग इज रिफर्ड एज बोथ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी, है ना। ये लाइन एक्टिविटी भी होता है और स्टाफ एक्टिविटी भी होता है। ठीक है, इट इज रिफर्ड एज लाइन एक्टिविटी बिकॉज लाइक अदर फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर, इसलिए इसको बोलते हैं लाइन एक्टिविटी, यानी साथ में चलने वाले काम में है। ठीक है, इट इज अ स्टाफ एक्टिविटी बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो, लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वी हैव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, इससे जस्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन लोग HR डिपार्टमेंट अपना अलग नहीं बनाते हैं। ठीक है, उन लोग लाइन मैनेजर से ही बोलते हैं आप हायरिंग कर लो। ठीक है, पर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है। ठीक है, सो वहाँ पर जो है स्टाफ एक्टिविटी देखी जाती है, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी। बट जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ रूटीन वर्क माना जाता है, लाइन एक्टिविटी मानी जाती है। ठीक है, सो अब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, इस पर्टिकुलर स्लाइड के नोट्स बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फटाफट यहाँ लिखिए कि जो स्टाफिंग है, ठीक है, स्टाफिंग जो एक्टिविटी है ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है।
फर्स्ट लाइन एक्टिविटी और सेकंड स्टाफ एक्टिविटी। ठीक है, लाइन एक्टिविटी और सेकंड स्टाफ एक्टिविटी। ठीक है, जो लाइन एक्टिविटी है यहाँ पर किस सेंस में बोल रहे हैं कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन सारे फंक्शन लाइन बाय लाइन परफॉर्म करती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग करती हैं, फिर करती हैं डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, और स्टाफ एक्टिविटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टाफ एक्टिविटी कहाँ पर देखी जाती है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट होता है। तो जैसे मार्केटिंग हो गया, जैसे सेल्स हो गया, अदर डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे प्रॉपर स्टाफ होता है एचआर डिपार्टमेंट में, तो वो स्टाफ एक्टिविटी में कंसिडर होता है। अब ये यूजुअली कहाँ देखी जाती है, लाइन एक्टिविटी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में देखी जाती है, और जो स्टाफ एक्टिविटी है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में देखी जाती है। क्लियर? तो सिर्फ इतनी छोटी सी फ्लो चार्ट बना लो ताकि आपको याद रहे। ओके, फिर से बता देती हूँ, स्टाफिंग को बोथ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर? तो ऐसा अगर लाइन आती है आपको, डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाई स्टाफिंग इज कंसिडर्ड एज बोथ लाइन एंड स्टाफ एक्टिविटी, तो आप एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, चलिए। सो मैंने आपको बताया था कि स्टेप्स हैं स्टाफिंग प्रोसेस के। ठीक है, उन स्टेप्स को अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पर हमें ये देखना होता है इस फंक्शन में स्टूडेंट्स कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को मैं डबल ही लिख रही हूँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स को लेके अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस विथ एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, है ना। सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। क्या एस्टिमेट करते हैं, कितने लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, विच मीन्स फाइंडिंग आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ नीडेड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन इन द नियर फ्यूचर, है ना। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट करने हैं और टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ आते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं। ठीक है, सो मैन पावर रिक्वायरमेंट इज नॉट ओनली टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पीपल नीडेड बट ऑल्सो द टाइप ऑफ पीपल। यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं, हमें टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, किन लोगों की ज़रूरत है, किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, वो भी एस्टिमेट लगाना होता है। ठीक है, सो टाइप मीन्स व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द पीपल whom वी नीड टू अपॉइंट, है ना। तो टाइप में हम क्या देखते हैं, एम्प्लॉयज़ की हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड, है ना। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, व्हाइल असेसिंग द टाइप ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड, कंपनी शुड आल्सो मेक पॉलिसी रिगार्डिंग नंबर ऑफ पीपल टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन फोर्स, माइनॉरिटी। अब ये भी पॉलिसी बनानी होती है। जैसे आपको पता होगा एक पॉलिसी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दैट पॉलिसी। एक पॉलिसी होती है स्टूडेंट्स, कंपनीज एक्ट 2013, ये कंपनीज का रेगुलेशन है। ठीक है, ये एक्ट प्रावधान देता है, यानी ये एक्ट बोलता है, ये लॉ जो है ये पास हुआ था, तो इस लॉ में ये बोला गया कि कम से कम 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए अगर कंपनी पर्टिकुलर पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट्स को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, या जैसे मान लीजिए पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर 300 करोड़ और मोर, ऐसा कुछ क्रॉस कर जाती है तो कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर रखना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा स्कूल्स में भी होता है रिजर्वेशन। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना पड़ेगा वो माइनॉरिटी से कितने लोग लेंगे। ठीक है, वुमेन फोर्स कितनी होनी चाहिए और उसके साथ बैकवर्ड क्लासेस के कितने कैंडिडेट्स वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन सोशली रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है अगर वो सारे जो सेक्टर्स हैं उसको कवर कर रही है तो। ठीक है, तो मैन पावर रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या कीवर्ड्स थे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखिए एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स में फर्स्ट पॉइंट लिखिए ऐसे, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स में हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट,
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमें देखना है नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। ठीक है, तो टाइप ऑफ पीपल में क्या कवर्ड है स्टूडेंट्स? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और थर्ड होगा कि सारे सेक्टर्स, ऑल सेक्टर्स हायरिंग करनी है, हमको डिसाइड करना है, हायरिंग डिसीजन लेना है, ऑल सेक्टर हायरिंग डिसीजन, जिसमें आपके क्या क्या कवर हो जाएंगे? वुमेन, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस। वुमेन, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस, ये सब कवर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कीवर्ड्स ऑफ पॉइंट नंबर 1। बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एक भी कीवर्ड नहीं भूलना है। मैं आपको हर चीज़ के कीवर्ड्स निमोनिक्स दे रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, प्रॉमिस करो सब लोग याद रखोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट पॉइंट। For estimating the manpower requirement, company will take 3 steps: workload analysis, workforce analysis, comparing both to find out the requirement. पहला वर्कलोड एनालिसिस, यानी कि काम आखिर कितना है, हाउ मच इज द वर्क। हाउ मच इज द वर्क। ठीक है, तो काम आखिर कितना है। ठीक है, वर्कफोर्स एनालिसिस, करंट एम्प्लॉयज कितने हैं, करंट एम्प्लॉयज कितने हैं, और इस काम के अकॉर्डिंग हाउ मच एम्प्लॉयज विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मेनी एम्प्लॉयज विल बी रिक्वायर्ड। मच ग्रामेटिकल एरर है, हाउ मेनी एम्प्लॉयज विल बी रिक्वायर्ड। ये 2 क्वेश्चन का आंसर होता है वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। क्लियर है? तो जब भी हम मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। ठीक है, फिर इन दोनों को कंपेयर करना है और फिर हम रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए रीड करते हैं वर्कलोड एनालिसिस में क्या लिखा है। दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स डिसाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स डिजाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, है ना। हमें क्या करना है? नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करना है? नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड आउट करने हैं, उनको क्या क्या काम करना है वो सब अपन को वर्कलोड का एनालिसिस करना है कि आखिर काम कितना है। ठीक है, वर्कफोर्स एनालिसिस, एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। पहले देखो अभी कितने लोग काम कर रहे हैं, करंट एम्प्लॉयज। ठीक है, और एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग द जॉब पोजीशन। ठीक है, एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर ओवर बर्डन एंड अंडर बर्डन। कितने लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम है, कितने लोगों के पास कम काम है, या काम शिफ्ट हो सकता है या नहीं, या फिर हमें न्यू लोगों की ज़रूरत है, वो सब एनालाइज करो, वर्कफोर्स एनालिसिस में आता है। ठीक है, फिर इन दोनों को कंपेयर करना है और एक्चुअल रिक्वायरमेंट पता करनी है। तो कंपैरिजन में क्या करेंगे? आफ्टर डूइंग द वर्कलोड एनालिसिस एंड द वर्कफोर्स एनालिसिस, द मैनेजर कंपेयर्स बोथ एज एक्सेस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स इंडिकेट अंडर स्टाफिंग। क्या बोला मैंने? यहाँ पे बोला कि एक्सेस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स। अगर वर्कलोड ज़्यादा होता है और लोग काम करने के लिए कम होते हैं, इसको बोलते हैं अंडर स्टाफिंग। प्लीज इसको लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे, एंड यू नीड टू अपॉइंट मोर पीपल, है ना। मतलब अब आपको क्या करनी पड़ेगी? कंपनी नीड्स टू, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अपॉइंट मोर पीपल। ठीक है, now whereas excess of workforce over workload means overstaffing, you need to lay off the employees, है ना, और transfer employees somewhere else। तो जब इसका उल्टा होता है, मैं इसको ग्रीन कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो। जब वर्कफोर्स ज्यादा होती है और वर्कलोड कम होता है,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है हमने ज़्यादा लोग हायर करके रखे हैं, क्या किया है, ओवर स्टाफिंग। और ओवर स्टाफिंग में क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ओवर स्टाफिंग में हमें ले ऑफ करना होगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को हटाना होगा या फिर हमें उन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मैनेज करना होता है। अगर हमारे पास काम ज़्यादा है, लोग कम, तो लोग हायर करो, लोग ज़्यादा हैं, काम कम, तो लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, रिसोर्स का पैसा बचे तो लोगों को हटाओ या ट्रांसफ़र करो। एज बोथ ओवर स्टाफिंग एज वेल एज अंडर स्टाफिंग आर अनडिजायरेबल, द मैनेजर ट्राइज टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट बाय इक्वेटिंग वर्कलोड एंड द वर्कफोर्स, है ना। तो जितना काम हो उतने लोग होने चाहिए, ना एक्सेस ना कम। ठीक है, सो इस तरह से ना ओवर बर्डनिंग होगी ना अंडर बर्डनिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ सेकेंड पॉइंट है रिक्रूटमेंट। सो अगर आपको ये वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस, कीवर्ड्स, निमोनिक्स सब क्लियर है, एक बार छोटा सा कुछ लिख दो कि मैम बिल्कुल क्लियर है। कमेंट बॉक्स मैं कमेंट बॉक्स पर्सनली देखती हूँ, प्लीज़ ज़रूर लिख देना। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए कर दिया ना लाइक। चलिए स्टूडेंट, सेकंड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कब होगा, जब वर्कलोड ज़्यादा होगा, वर्कफोर्स कम होगा, है ना। अंडर स्टाफिंग के केस में हमें लोगों को हायर करना पड़ता है। सो इट रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंड्यूसिंग मतलब लोगों को इंड्यूस करना है कि आप हमारी कंपनी में अप्लाई करो। इंड्यूसिंग का मतलब लोगों को बुलाना है। आप चाहे एडवर्टीजमेंट से बुलाओ, चाहे आप उसका इश्तेहार दो न्यूज़पेपर में, है ना, चाहे आप पब्लिकली अनाउंस करो वेबसाइट पर, हायरिंग शो करो। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आप कैसे इंड्यूस करते हो लोगों को। ठीक है, आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, द मैनेजर ट्राइज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर द जॉब, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैनेजर हमेशा क्या सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा चॉइस और बेटर कैंडिडेट मिले, है ना। तो ज़्यादा चॉइस मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन बेटर कैंडिडेट सिलेक्ट कर पाएगी। ठीक है, if we can fulfill the requirement from inside the organization through transfers and promotion, then it is very economical and fast, but generally organization has to fulfill the requirement from outside the organization। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए अगर 5 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा पर्सन है जिसमें से उसको उन 5 कामों में से एक काम में वो निपुण है, तो इसका ट्रांसफ़र कर दो। इससे क्या होगा, ना उसे ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, ना उसका डेवलपमेंट कराना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा, बहुत पैसा बचेगा। एंड अगर कोई न्यू कैंडिडेट लाओगे तो हो सकता है ज़्यादा पैसे भी देने पड़े। सो इसलिए इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन, अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो वो थोड़ी इकोनॉमिकल होती है, बट मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन को नए लोग ही हायर करने पड़ते हैं, क्योंकि पुराने लोग उस लेवल के एफिशिएंट नहीं हो पाते, उनमें क्वाइट क्विटिंग वाला सिम्टम आ जाता है। ठीक है, क्वाइट क्विटिंग क्या होता है मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था। ओके, टू रिक्रूट पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टैक्ट वेरियस प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स। ऐसी HR एजेंसी होती है जिनसे हमें बात करनी होती है, वो लोग हायर करवा के देते हैं लोगों को। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं जो लोगों को हायर करवा के देते हैं। बट द मोस्ट कॉमन वे टू रिक्रूट फ्रेश टैलेंट इज थ्रू एडवर्टीजमेंट। सबसे बेस्ट होता है कि आप ऐड डालो, है ना। बहुत सारे ऐप्स वगैरह होती हैं जिसमें आप ऐड डालोगे तो ऑटोमेटिकली आप मेल ID डाल दो, आपको रिज्यूम आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हियर। नाउ company advertises in newspapers and many job seekers after reading the advertisement apply for the job, है ना। बहुत सारे जॉब सीकर्स जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ऐड पढ़ने के बाद। ठीक है, सो बेस्ट होता है ऐड दे दो, बट ठीक है, लोग HR एजेंसी, कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, इन सब की हेल्प भी लेते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन जो पॉइंट है, इट रिफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन, सबसे बेस्ट कैंडिडेट को। सो स्टूडेंट्स, अभी तक क्या हुआ था, अभी तक हमने ये देखा, अभी तक आप ना फ्लो मत टूटने देना। ठीक है, सो फर्स्ट हमने क्या देखा था, कितने लोगों की ज़रूरत है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। ये हमने कैसे पता किया, 2 चीज़ों का एनालिसिस किया हमने, वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। अगर वर्क लोड वर्क फोर्स से ज़्यादा था तो हमें पता चल गया कि ये तो अंडर स्टाफिंग का केस है, और अगर वर्क फोर्स वर्क लोड से ज़्यादा था तो हमें ये पता चल गया कि ये तो
ओवर स्टाफिंग का केस है, ठीक है। सो हमने उस हिसाब से नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, टाइप ऑफ एम्प्लॉय, ये सब सिलेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, रिक्रूट करना चालू किया, रिक्रूट करी, ऐड दी, हमने एजेंसीज का सपोर्ट लिया, रिक्रूट करना चालू किया। अब रिक्रूट करने के बाद अब आ चुकी है ऑर्गेनाइजेशन में ढेरों एप्लीकेशन, बहुत सारे कैंडिडेट्स की प्रोफाइल आ चुकी है, ढेरों एप्लीकेशन आ चुकी है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, सिलेक्शन। फ्लो समझ में आया, ठीक है। सो सिलेक्शन में क्या होता है, चूजिंग द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन, ठीक है। द सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टेस्ट, इंटरव्यूज, राउंड्स होते हैं प्रॉपर, है ना। तो ये प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, ठीक है। सो इन सिलेक्शन नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, दैट इज वाई सिलेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस ऑल्सो, है ना। सिलेक्शन में क्या होता है, जितनी एप्लीकेशन आती है हम सबको तो हायर नहीं कर सकते, ठीक है। हमको बहुत सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी होती है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन ज़्यादा होती है, सिलेक्टेड एप्लीकेशन कम होती है, इसलिए सिलेक्शन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रोसेस है। ये बहुत डीमोटिवेटिंग होता है कि 100 में से 2 लोग हायर हुए, ठीक है। नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन आर टू सिलेक्ट द बेस्ट अमॉन्ग द अवेलेबल, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने अभी आपके पास एप्लीकेशन आई उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करो। नेक्स्ट, टू मेक सिलेक्टेड कैंडिडेट रियलाइज दैट हाउ सीरियसली थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इतने राउंड्स होते हैं ना, तो जो एम्प्लॉय सिलेक्ट होता है ना उसको लगता है कि नो दिस इज अ गुड कंपनी, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इफेक्टिवली सिलेक्शन हो रहा है। नाउ फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लेसमेंट एंड कोऑर्डिनेशन क्या, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, सॉरी। सो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन आपको पता होगा क्या होता है। प्लेसमेंट मतलब अब आपको क्या करना है, कैंडिडेट को पोस्ट देनी है। सो प्लेसमेंट रिफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट, है ना। तो अब जिस व्यक्ति को आपने रिक्रूट और सिलेक्ट किया उसको अब आपको पोस्ट देनी पड़ेगी, है ना, उसको काम की पोस्ट देनी पड़ेगी फॉर विच ही इज सिलेक्टेड। आफ्टर सिलेक्शन एम्प्लॉय इज गिवन अपॉइंटमेंट लेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑफर लेटर। और ऑफर लेटर को जैसे ही एम्प्लॉय एक्सेप्ट करता है मतलब वो इस जॉब को करने के लिए रेडी है। ऑफर लेटर एंड आस्क्ड टू ऑक्यूपाई द वेकेंट जॉब पोजीशन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नाउ ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन में जब भी एम्प्लॉय सारे न्यू ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं ना तो उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। ओरिएंटेशन रिफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन प्रोग्राम to familiarize the new employees with the existing, whereas in a small organization superior takes the new employees on round and introduce him to the existing employees, ठीक है। तो ये प्रोसेस लिखा है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में क्या होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्टर पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, ओल्ड एम्प्लॉयज, प्रोसेस, रूल्स, रेगुलेशन सब बताए जाते हैं न्यू एम्प्लॉयज को, ठीक है। बट छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर होता है वो जाके एक राउंड लगवा देता है कि सर ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है। तो प्लेसमेंट मतलब उसे जॉब दे दो, ठीक है, उसको जॉब पोजीशन दे दो, ऑफर लेटर दे दो, एंड ओरिएंटेशन मतलब उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको मैं आपको नोट्स फॉर्म में लिखवा देती हूँ, ठीक है। सो प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब है जॉब ऑक्यूपाइंग, ठीक है। ये कौन करता है, जॉब ऑक्यूपाई कौन करता है, कैंडिडेट। कैसे ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या देते हैं स्टूडेंट्स, ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के क्या कीवर्ड्स हैं, ओरिएंटेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, अब आपको पता है ओरिएंटेशन में अब 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ओरिएंटेशन भी, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है, एक पूरा दिन उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, रूल्स वो सब बताए जाते हैं, फिर न्यू एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना उनको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ बातें कराई जाती हैं, इंट्रोडक्शन कराया जाता है ताकि काम स्मूथ हो पाए, है ना। और सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड पॉलिसीज़ बताई जाती हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सुपीरियर जाके राउंड लगवा देता है,
सुपीरियर राउंड पे लेके जाता है एंड सारी चीज़ें खुद ही बता देता है, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसमें क्या ही इतना ज़्यादा करना है, ठीक है। सो ये हो गया अपना पूरा प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो इसको फटाफट से अच्छे से लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड टू मोटिवेट देम इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉय का आपने ओरिएंटेशन कर दिया, उसको जॉब पोजीशन दे दी, अब उसको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट हो, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड, है ना, फॉर एम्प्लॉयज़। क्यों प्रोवाइड करना जरूरी है? सो दैट दे कैन रीच टू टॉप एंड कीप इम्प्रूविंग देयर स्किल, है ना, ताकि वो आगे बढ़ सके और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन का, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जो खुद ही ट्रेनिंग सिखाते हैं, और या फिर वो किसी इंस्टीट्यूशन के साथ अरेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ट्रेनिंग करके आइए, फिर हम आपको काम जो है परमानेंट एम्प्लॉय देंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली मोटिवेट द एम्प्लॉय, बट इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और काम भी सीख जाते हैं वो लोग, और इनको एकदम न्यू नहीं फील होता जब एक्चुअल वर्क में उतरते हैं। तो So by offering the opportunities for career advancement of their employees, organization can improve their effectiveness and efficiency. So effectiveness क्या होता है? end result से related होता है, काम खत्म करना। efficiency क्या होता है students? efficiency में हमें जो work है वो minimum cost में cover करना होता है, as well as optimum use करना होता है resources का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। So जो बड़ी organization होती है, मैंने आपको क्या बताया था, उसमें एक separate HR डिपार्टमेंट होता है, तो उनके लिए staffing is not a पीस ऑफ हर्डल, है ना, उनके लिए स्टाफिंग इजी होती है क्योंकि वहाँ लोग होते हैं, ठीक है। सो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ सेपरेट एचआर डिपार्टमेंट, है ना, जो स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो लाइन मैनेजर ही होता है, ठीक है, जो पूरा एज अ सुपीरियर, है ना, पूरा स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करता है एंड सबको गाइड करता है कि इसको हायर करना है, क्या करना है, ठीक है। सो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कोई भी एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो ये फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे यहाँ पर जैसे ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है ना पर्सन की, जो भी कैंडिडेट है उसकी, सो आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग द जॉब फॉर सम टाइम्स देयर इज अ नीड दैट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मस्ट बी इवैल्यूएटेड। मेरी खुद की परफॉर्मेंस बार बार इवैल्यूएट होती है कि मैम कैसे पढ़ा रही हैं, अच्छा पढ़ा रही हैं या नहीं, ठीक है। सो जैसे आप भी जब बड़े हो जाओगे स्टूडेंट्स, आप जब जॉब करने लगोगे, हर टाइम पर आपका जो काम है उसको चेक किया जाता है। यस, मतलब आपका वर्क एक टेस्ट पेपर होता है जिसको चेक करते हैं आपके सुपीरियर्स, ठीक है। सो आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग द जॉब, कुछ समय के बाद, जैसी ट्रेनिंग आप एकदम न्यू हो ना, तो आपको इसलिए परफॉर्मेंस चेक होगा, तो उसकी आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है, इवैल्यूएट होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिफर्स टू इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स, है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमें क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना पड़ता है कुछ स्टैंडर्ड्स के बदले, है ना। कुछ स्टैंडर्ड्स पहले से सेट होते हैं कि ये काम कर दिया तो परफॉर्मेंस इतनी हो चुकी है। नाउ सुपीरियर्स प्रिपेयर अ फीडबैक रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक रिव्यू मीटिंग होती है जिसमें सुपीरियर क्या करते हैं, फीडबैक रिपोर्ट जो है वो आपकी बनाते हैं, जिसमें आपको फीडबैक दिया जाता है सारे एम्प्लॉयज़ को कि वो कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट है। नाउ प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। सो प्रमोशन क्या होता है, जब हम ऑलरेडी किसी पोजीशन पे हैं एंड हमारा प्रमोशन होके सीनियर पोजीशन हमको मिल गई, ठीक है। सो प्रमोशन रिफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एट अ हायर जॉब पोजीशन विथ मोर पे, है ना, being placed at a higher job position with more pay, job satisfaction and responsibility. Generally feedback के basis पे ही पता चलता है कि promotion मिलेगा या opportunity मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। feedback ही सब कुछ है। feedback अगर बुरा हुआ review meeting का तो बस खत्म, फिर आपको कोई promotion नहीं मिलने हैं। तो यही होता है small organization में। अब compensation, compensation मतलब remuneration या salary. So it refers to the price of the job, यानी जो आप काम करके दे रहे हो उसके बदले में आपको कितने पैसे मिलेंगे, it refers to the price of the job, सिंपल टर्म्स में। सो इट इंक्लूड्स पेज, रिवॉर्ड्स, अदर इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज। पेज मतलब जो आपकी बेसिक पे होती है, रिवॉर्ड्स मतलब अगर आपको कुछ बोनस वगैरह मिलना हो, और अदर इंसेंटिव्स में क्या आ जाता है, आपका ग्रेचुटी, बोनस, और आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं, पीएफ वगैरह, है ना। सो गिवन टू द एम्प्लॉयज। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट्स। डायरेक्ट पेमेंट्स में वेजेस, सैलरी आ जाता है, इनडायरेक्ट पेमेंट्स में मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस करवा के दे देते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले। सो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। द मैनेजर्स मस्ट फिक्स द
द राइट कंपेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड द टाइप ऑफ द जॉब, है ना। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट भी 2 टाइप्स की होती है, टाइम बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड। एक होती है कि टाइम टू टाइम आपकी मंथली सैलरी आती है, एक होती है परफॉर्मेंस बेस्ड, जैसा आप काम करोगे उतनी आपको तनख्वाह मिलेगी। जो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम था याद है, तो वो भी परफॉर्मेंस बेस्ड ही था, ठीक है। तो टाइम बेस्ड में दिस प्लान मीन्स सैलरी एंड वेजेस आर पेड ऑन डेली, वीकली और मंथली। परफॉर्मेंस बेस्ड में क्या होता है, यहाँ पे पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉइज इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीसेस और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉइज, है ना। मैंने आपको बोला ना डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम यहाँ बेस्ट अप्लाई होता है परफॉर्मेंस बेस्ड में, ओके। सो सम पे प्लान्स यूज टाइम बेस्ड पेमेंट, कुछ में टाइम बेस्ड होती है, कुछ में इंसेंटिव बेस्ड होती है, ठीक है। बोनस, कमीशन ये सब भी मिलती है या कॉम्बिनेशन होता है इनका। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर वेरियस फैक्टर्स बिफोर फिक्सिंग द कंपेंसेशन, ऑर्गेनाइजेशन को सारे फैक्टर्स कंसिडर करके चलने पड़ते हैं, ठीक है। यूनियंस पॉलिसी, कॉम्पिटिटर पॉलिसी, A to Z सब चीज़ें देखनी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसके कीवर्ड्स क्या क्या है कॉम्पेंसेशन के, कि कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है प्राइस ऑफ द जॉब, ठीक है। ये मैं कीवर्ड्स हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, पेज, रिवॉर्ड्स एंड अदर इंसेंटिव, है ना, गिवन टू द एम्प्लॉइज। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट्स। अब डायरेक्ट में क्या क्या आ जाता है, डायरेक्ट में आते हैं वेजेस, सैलरी, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या क्या आ जाता है, मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक है। मैनेजर्स को राइट कंपेंसेशन फिक्स करनी है। अब डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक टाइम बेस्ड यानी डेली, वीकली, मंथली बेसिस पर आपको पेमेंट आ रही है, एक परफॉर्मेंस बेस्ड यानी आप जितने पीसेस बनाओगे उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी जैसा ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है। तो कई बार यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी यूज हो जाता है ना, कि इंसेंटिव के साथ वाली सैलरी मिल जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को सारे फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए बिफोर फिक्सिंग द पे ऑफ एनी एम्प्लॉइज। जैसे लेबर लॉज में क्या लिखा है, ठीक है, जैसे एक लेबर लॉ है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उसमें लिखा है कि आप एक वर्कर से 48 आवर्स से अगर ऊपर काम कराते हैं तो आपको ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पेंसेशन डिसाइड कर रही है तो सारे लॉ उनको पता होने चाहिए। मिनिमम वेजेस पेमेंट एक्ट, ये एक्ट स्टूडेंट्स अब हट चुका है बट आपकी बुक्स नहीं अपडेट हुई, ये एक्ट बदल के बन चुका है कोड ऑन वेजेस बिल। 2019 में ये एक्ट जो है बदल चुका था, मिनिमम वेजेस एक्ट। यूनियन पॉलिसी अभी भी है, कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी तो है, ये जो जनरल पॉलिसीज हैं। सो यस, लेबर लॉज, कोड ऑन वेजेस बिल, ये सब पता होने चाहिए बिफोर फिक्सिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। अगर आप अवेयर नहीं हो मतलब यू आर नॉट अप टू डेट विद द कंपनीज एक्ट, लेबर लॉज एंड द कोड ऑन वेजेस बिल। इफ यू हैव एम्प्लॉयज विथ यू, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फॉलोइंग लॉज सो दैट यू डोंट वायलेट एनी लॉ एंड यू डोंट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स, है ना। जैसे एक लॉ है स्टूडेंट्स कि अगर कोई बच्चा है 14 साल से कम उम्र का है, उसको चाइल्ड बोलते हैं, है ना, 14 से 18 साल के बीच में है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडोलेसेंट। और 18 से प्लस है तो उसे बोलते हैं एडल्ट। तो आपसे बोला जाता है चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड, वहाँ पे 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान है, वहाँ पे जाके फ्री में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इन गुड स्कूल्स, यस। तो उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है बट वो खुद नहीं पढ़ते, ये उनकी चॉइस है, बट आप उनसे काम करवा कर क्राइम करोगे। चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड। एडोलेसेंट चाहे तो काम कर सकता है बट उसके लिए भी हैवी वर्कलोड उठाना, ये सब रूल्स हैं। अडल्ट है यानी 18 प्लस तो काम कर ही सकता है। अब वुमेन्स के लिए है कि रात में 7 के बाद आप उनसे काम नहीं करा सकते, है ना, मॉर्निंग 6 के पहले आप उनसे काम नहीं करा सकते, वुमेन्स के लिए रूल्स बने हुए हैं। तो ये सब पॉलिसीज हैं जो कंपनीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, कोड ऑन वेजेस बिल सब में बनी हुई है, ठीक है। सो ये सब आपको ध्यान में रखना है बिफोर फिक्सिंग द कंपेंसेशन ऑफ एनी एम्प्लॉई, ठीक है स्टूडेंट्स। आप पढ़ेंगे केस स्टडीज। तो केस स्टडी नंबर 1 है भगवती एंटरप्राइज इज अ कंपनी एंगेज्ड इन मार्केटिंग ऑफ एयर कंडीशनर of a famous brand. The company has functional structure with 4 main functions: purchase, sales, finance and staffing. यानी एक ही प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं, that is AC, ठीक है। As the demand for the product grew, the company decided to recruit more employees. जैसे डिमांड बढ़ने लगी प्रोडक्ट की तो कंपनी ने सोचा कि हम और एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेते हैं। Identify the concept which will help the human resource manager to find out number and type of personnel available so that he could decide recruit the required number of person for each department. ठीक है स्टूडेंट्स, तो केस स्टडी मैंने आपको रीड करवाई है अच्छे से। आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, देन मैं आपको बताती हूँ कि आंसर क्या होगा। मुझे पता है आप सब बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हो, अब आपको केस स्टडीज बनने लगी है, मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े। सो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को हेल्प करेगा कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है ना। तो मैंने आपको वर्क फोर्स एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। तो आप मेरे को इसका आंसर बताइए, मैंने हिंट भी दे दिया आपको, कौन सा
फंक्शन है बस वो आप मेरे को बता दीजिए, ठीक है। इसको रीड आउट करो अच्छे से, देन हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा कंसेप्ट है। सो कंसेप्ट है वर्कफोर्स एनालिसिस। कैसे वर्कफोर्स एनालिसिस कैसे होगा आप खुद देखिए। यहाँ भगवती एंटरप्राइज एक कंपनी थी जो मार्केटिंग कर रही थी एसी की, ठीक है। तो मतलब एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही है और एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही है, उससे अपन ने पता चल गया अपन को कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ये एकदम क्लियर हो गई है बात, ठीक है। नाउ विथ 4 मेन फंक्शंस, परचेज, सेल्स, फाइनेंस एंड स्टाफिंग। इनके 4 मेन फंक्शन थे, बाकी भी थे बट ये 4 मेन फंक्शंस थे, ठीक है। एज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ग्रू, मतलब एसी की डिमांड बड़ी जो उनका मेन मोटिव था, द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट मोर पीपल। तो कंपनी ने सोचा और लोगों की क्या करें, हायरिंग करें, ठीक है। अब अगर आपको केस नहीं समझ आया तो मैं ब्रेक डाउन करके बता रही हूँ। कई बार ऐसा होता है आपको कि स्टूडेंट्स केस समझ में नहीं आता, इसलिए ध्यान से समझना होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल अवेलेबल। अब आप सोचिए यहाँ क्या लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, है ना। क्या यहाँ लाइन मैनेजर वर्ड लिखा है? नहीं। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। मतलब ये बड़ी कंपनी है, इट इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती तो क्या लिखा होता, बताओ कमेंट बॉक्स में, लाइन मैनेजर। गुड, ठीक है। नाउ टू फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल अवेलेबल। तो नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल अवेलेबल अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो हमें करना होता है वर्कफोर्स एनालिसिस, यानी अभी कितने वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कितनों की और ज़रूरत है और कितने आइडल हैं, कितने ओवरलोडेड हैं, ओवरलोड वर्क कर रहे हैं। तो ये सब एनालिसिस करना होता है, उस हिसाब से लोगों को रिक्रूट करना होता है। क्लियर, एकदम क्लियर, सिंपल केस स्टडी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं टू केस स्टडी नंबर 2। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ मैम बिल्कुल समझ में आ चुका है। नाउ आकांक्षा, निकिता एंड परशिमा आर द ओनर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट यूनिट इन द अर्बन एरिया ऑफ डिब्रूगढ़ इन आसाम, ठीक है। सो यहाँ पर 3 लोग हैं, आकांक्षा, निकिता एंड परशिमा, ठीक है। ये ओनर्स है हैंडीक्राफ्ट यूनिट के, मतलब ये स्मॉल स्केल होगी, ठीक है। इन द अर्बन एरिया ऑफ डिब्रूगढ़, अर्बन एरिया में हो सकता है लार्ज स्केल पे, रूरल लिखा होता तो पक्का स्मॉल स्केल होती, ठीक है। विच इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ शीतलपति ट्रेडिशनल मैट्स एंड जप्पी द ट्रेडिशनल हेजर, ठीक है, हेड गियर। सो ये सब चीज़ें वो मैन्युफैक्चर करते थे। दे डिसाइडेड टू शिफ्ट दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अ रूरल एरिया विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द लोकल। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम ना गांव में इस इंडस्ट्री को खोल लेते हैं, इससे क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी और जो वहाँ के लोग हैं, जो रूरल पीपल हैं, गांव के जो लोग हैं, इनको क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब ये सोसाइटी का एक जो कंसर्न है अनएम्प्लॉयमेंट, उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। नाउ दे फॉलोड द फंक्शन स्ट्रक्चर, यानी एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे थे इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। हैंडीक्राफ्ट यूनिट उनका एक ही प्रोडक्ट था, ठीक है। विथ a view to increasing managerial and operational efficiency, they assessed and analyzed the type and number of employees required, keeping in mind that they had to encourage the women and people with special needs belonging to the rural area। उन्होंने ये देखा कि उनको कितने लोगों की ज़रूरत है और किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, और उन्होंने ये भी देखा कि हम माइनॉरिटीज़ और वुमेन को भी चांस देंगे, है ना, उसको भी, उनकी भी एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करना है, ठीक है। स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स दैट दे विल हैव टू अंडरटेक फॉर ऑब्टेनिंग अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट यूनिट। तो अब आपको बताना है और कौन से 3 स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए जो उनका हैंडीक्राफ्ट यूनिट को सक्सेसफुल बना पाएगा। सो फर्स्ट, रिक्रूटमेंट, है ना, सबसे पहले उनको जॉब पे रखना होगा लोगों को। So recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. Clear? Selection is the process of choosing from among the pool of the prospective job candidates developed at the stage of recruitment. ठीक है, तो पहले रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन और तीसरा तो आपको पता ही है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब रिक्रूटमेंट हो चुका, सिलेक्शन हो चुका, तो अब प्लेसमेंट ओरिएंटेशन ही होगा ना। यहाँ पर क्या होता है कि पर्सन जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया हो उसको वो पोस्ट दे दी जाती है, ठीक है, उसके सिलेक्शन के बाद। सो इट रिफर्स टू एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजिशन और द पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड एंड इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्टेड
एम्प्लॉयज टू अदर एम्प्लॉयज, इसको क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। जब हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से करंट जो न्यू एम्प्लॉयज है उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। एंड फैमिलियराइजिंग देम विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड पॉलिसीज उनको बताने होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया अपना केस स्टडी नंबर 2। अब आते हैं केस स्टडी नंबर 3 पर। क्लियर हो गया केस स्टडी नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स केस स्टडी नंबर 3 पढ़ेंगे। रिजोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनी है, क्लियर, इज अ पब्लिशिंग कंपनी, ये बुक पब्लिशिंग कंपनी है, यहाँ पे बुक्स पब्लिश होती हैं। इट्स बुक ऑन बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12 इज इन ग्रेट डिमांड, इनकी जो किताब है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की बहुत ज़्यादा डिमांड में है। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयज इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर ऑलवेज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, हमेशा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो टाइम से हमेशा पीछे ही चल रहे हैं, जितनी जल्दी टाइम आगे बढ़ रहा है वो पेस को पकड़ ही नहीं पा रहे। मतलब कि सिंपल सी बात है कि हर एम्प्लॉय को ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, एम्प्लॉय हैव टू वर्क ओवर टाइम एंड हॉलीडेज ऑल्सो टू कैटर द डिमांड, मतलब उनका तो जीवन ही समाप्त हो गया, संडे के दिन भी काम करना पड़ रहा है। फिर मैनेजर्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर अंडर स्ट्रेस एज दे हैव टू हैंडल मोर देन 2 टेरिटरीज, यानी उन्हें 2 टेरिटरीज संभालनी पड़ रही है, मतलब पूरे इंडिया में, है ना, जो है उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए उनको सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है, उनकी हॉलीडेज तक उनने त्याग दी। अब उसके बाद द वर्क स्ट्रेस हैज लेड टू डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज एंड मैनेजर, अब इतना काम कोई कराएगा मैनेजर, ठीक है, कोई सीईओस वगैरह इतना काम कराएंगे तो ये वर्कर्स क्या बोलेंगे, छोड़ दो यार ऐसी नौकरी, क्या रखा है इसमें, ठीक है। सो नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस व्हिच हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड प्रॉपर्ली, इनमें से कौन सा स्टेप स्टाफिंग प्रोसेस का सही से नहीं हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कितने लोगों की जरूरत है, ये फर्स्ट स्टेप था, याद हो तो, है ना। सो कितने लोगों की जरूरत है वो सही से एनालाइज नहीं किया कंपनी ने, ठीक है। सो एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, it involves determining number and type of employees required. It would necessitate the workload analysis and the workforce analysis. इन 2 एनालिसिस के बेसिस पे हम नंबर एंड टाइप ऑफ वर्कर्स एनालाइज करते हैं और उसी में कंपनी फेल कर गई। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये थी अपनी केस स्टडी नंबर 3। अब उसका बी वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्टेट द नेक्स्ट 2 स्टेजेस इमीडिएटली फॉलोइंग द स्टेप आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए, यानी एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के बाद अगली 2 स्टेजेस क्या हैं। सो अगली 2 स्टेजेस है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इसको मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था केस स्टडी 2 में। सो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। Clear? Now selection is the process for choosing the most suitable candidate and rejecting the unsuitable ones. ठीक है, सो ये हो गया अपना रिक्रूटमेंट, ये हो गया सिलेक्शन। क्लियर? तो ये तो आपको पहले से ही पता था, रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को नौकरी पे रखना और सिलेक्शन मतलब लोगों को नौकरी के लिए अप्लाई करवाना, और सिलेक्शन मतलब उन एप्लीकेशन में से एक राइट कैंडिडेट को जो राइट पर्सन है फॉर द राइट जॉब एट राइट टाइम उसको सिलेक्ट करना। ठीक है, 3 बार राइट बोला, राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट टाइम। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गई अपनी केस स्टडीज भी कंप्लीट। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ आया। मिलते हैं अगले वंडरफुल सेशन में, बट जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी और 100% फ्री एजुकेशन। हमारी एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पर आपको मिलते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज, हर एक क्लास आपको मिलती है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके साथ आपको मिलते हैं DPPs। फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स का मतलब होता है कि हम NCERT रिफ्रेशर्स दोनों के कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चंस कराते हैं, एंड हमारा जो सीरीज है इट रन्स इन अ पैटर्न लाइक NCERT हम पहले सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद हमारी रिफ्रेशर के क्वेश्चन दैट इज MIQs, MCQs, और लास्ट में हम कंप्लीट चैप्टर रिविजन भी आपको करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आपको तैयारी कराते हैं इंग्लिश मीडियम की, वो भी फॉर CBSE बोर्ड, जहाँ पे हम क्लास किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की जो वीडियोज़ हैं आपको प्रोवाइड करते हैं, पूरी क्लासेस कंप्लीट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है स्टूडेंट्स फॉर दीज बोर्ड्स, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, जहाँ पर हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यस स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी मीडियम से हैं। सो अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से, आप उन्हें जरूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम आपको एग्जाम से जस्ट
जस्ट पहले क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका रिविजन क्विकली हो पाए। एंड उसके अलावा वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म, सो इफ यू वांट यू कैन गो एंड एक्सेस दोस। दिस इज आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पर आप अभी हैं। सो अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड उसके बाद ये हमारे यूट्यूब चैनल पर हम कस्टम वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑन इन दिस चैनल एंड हिंदी मीडियम में 6 to 12th। ओके, सो आप जाएं, देखें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को रेफर करें। एज वेल एज हम ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, सो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दीज आर अवर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, दैट इज फेसबुक, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp. Do go and follow Magnet Brains. So thank you so much. See you in the next session super soon.